तुमको क्या लगा ये रग लगाओगे तो तुम बच जाओगे? वो चिल्लाए, बहुत ज़्यादा चिल्लाता था, मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। तुमको क्या लगा कि तुम ये लगा दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी? ये रग लगाने से तुम बच जाओगे, मैं तुम सबको मार दूंगी, तुम सबको मार दूंगी। जल्दी से इस रज को हटाओ मेरे शरीर से, जल्दी से हटाओ। और नीचे सर करके और इसे पैर लटका लटका रहा है और इसे पैर हिला रहा है ऊपर से बैठ के, और एक टक वो नीचे ज़मीन को देख रहा है। समझिए कि 3 मंजिल से 3 चौथी मंजिल के ऊपर से कोई नीचे ज़मीन पे देखे तो कितना डर लगता है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रही हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे जिंदगी भर वो हटा ना पाए। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल जो मैं हमेशा आपसे करता आया हूँ, जिस तरीके से आप कलयुग में कदम रख चुके हैं, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, जैसे हम सतयुग की बात करते हैं, द्वापर युग की बात करते हैं, त्रेता युग की बात करते हैं, हमने देखा कि हमेशा तीर्थ स्थानों पर जो एंटिटीज़ होती हैं, जो आत्माएं होती हैं, जो भूत प्रेत होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एंटिटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं जैसे ब्रह्म राक्षस की हम बात करते हैं कि ब्रह्म राक्षस वो ब्राह्मण बनता है जो एक टाइम पर बहुत अच्छा था, लेकिन अपने कुकर्मों की वजह से वो एक ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में चला गया। जब उसकी अकाल मृत्यु हो गई, किसी चीज़ को वो चाहता था पर पूरी नहीं हुई। ऐसे ही बहुत सारी एंटिटीज़ होती है, जैसे मुंजिया, कच्चा कलवा या फिर 1.5 फुटिया, जो बच्चे के रूप में रहती है और जिनके आगे देवता भी थोड़े से पीछे हट जाते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, जब हम बात करते हैं वृंदावन की, वैष्णो देवी की, तीर्थ स्थानों की, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या डायन नहीं रहती होगी? डायन एक ऐसी औरत जो कि अपने पति की बलि देती है, अपने बच्चों की बलि देती है, सिर्फ सिद्धि पाने के लिए वो किसी की भी बलि दे देती है। तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि क्या वो तीर्थ स्थान पर नहीं रह सकती एक डायन? आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है ये हमें आलोक पांडे ने भेजा है। आलोक पांडे जो कि अहमदाबाद, गुजरात के हैं। आलोक के साथ ये पूरी घटना हुई 2022 में। आलोक ने अपना घर त्यागा था और सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ गुरुकुल में जाकर वो आगे की जो है भागवत कथा की बहुत सारी जानकारी लेना चाहते थे, अलग अलग वेदों की जानकारी लेना चाहते थे। इन्होंने अपना दाखिला गुरुकुल में कराया, मतलब अपना एडमिशन गुरुकुल में कराया, जहाँ पर ब्राह्मण फैमिली से होकर इन्होंने सारी नॉलेज लेने की कोशिश की। हालांकि गुरुकुल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इन्होंने अपने गुरुकुल का नाम रोशन नहीं किया यहाँ पर, मतलब एक तरीके से इन्होंने हाईलाइट नहीं किया, ये बोल के कि अक्षय भाई ठीक नहीं रहेगा। ये एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहते हैं ताकि लोग थोड़े से अवेयर हो जाए, इसलिए नहीं क्योंकि इनको पब्लिसिटी चाहिए थी, इसलिए क्योंकि हमारे चैनल के थ्रू जो अवेयरनेस हम फैलाने की कोशिश करते हैं, इसमें ये एक भागीदारी दिखाना चाहते थे। इन्होंने मेंशन किया अक्षय भाई जिस गुरुकुल में हम रहते थे वो 3 मंजिल का था। 3 मंजिल के बाद छत के ऊपर एक छोटी सी दीवार और एक छोटा सा कमरा जहाँ पर आने जाने की सीढ़ियाँ थी, उसके ऊपर एक टंकी। एक शाम आती है जो एकादशी की शाम थी वृंदावन में, जब ये अपने गुरुकुल में अपने सहपाठियों के साथ थे और बारिश बहुत तेज़ थी, बिजली कड़कड़ा रही थी, बहुत अच्छा मौसम था। वो जो वक्त था वो परिक्रमा लगाने का सबसे बेहतरीन वक्त था, लेकिन जिस तरीके से बाहर हालात हो रहे थे, ये आलोक पांडे को लग रहा था इनके गुरुजी इन्हें कभी परमिशन नहीं देंगे बाहर जाने की। इन्होंने ये भी बताया कि भाई हमारे गुरुकुल में ना छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जिनको बाहर जाने की अनुमति है ही नहीं, मतलब उनके पेरेंट्स आएंगे तभी वो बाहर जाएंगे, अदरवाइज वो बाहर नहीं जाएंगे। वो जो बच्चे थे वो बहुत पहले से ही बोलते आ रहे थे आलोक पांडे को कि भैया आप जब भी जाओगे परिक्रमा के लिए प्लीज़ हमें अपने साथ लेके चलना, हम भी चलेंगे, हमें भी बाहर की दुनिया देखनी है, हम भी श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे, बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करेंगे और आपके साथ चलेंगे। उनमें एक लड़का था युवराज, जो कि रहा होगा 12-14 साल का, वो भी साथ साथ हो लिया। लेकिन सबसे पहली जो चीज़ थी, आलोक पांडे ने अपने गुरुजी से बात की तो पहले गुरुजी ने मना कर दिया कि तुम लोगों को जाना है तो जाओ। पहले तो सबको ही मना कर दिया था कि बाहर बारिश हो रही है, इतनी तेज आंधी तूफान आ रहा है, तुम लोग क्यों जा रहे हो। लेकिन जब आलोक पांडे ने अपनी गुरुजी से बात की और उनके हाथ पैर जोड़े कि आज का दिन बहुत भव्य है, एकादशी है और सारे परिक्रमा करेंगे, मेरी नज़र में मैं सबको एक साथ लेके जाऊंगा और सीधा गुरुकुल में वापस लेके आ जाऊंगा, तो गुरुजी ने बड़ी मुश्किल से इन्हें परमिशन दी और ये लोग निकलते हैं सीधा परिक्रमा करने के लिए। ये टोटल 8 जन अपने गुरुकुल से निकले थे, जहाँ पर दूसरे नंबर पे आलोक थे, उनसे पहले भी एक बड़े भैया थे। और इनकी जो परिक्रमा थी उसका सबसे श्रेष्ठ रूल था कि जो सबसे आगे के 2 व्यक्ति होंगे, मतलब आलोक पांडे और उनसे जो बड़े भैया थे, वो माला जपते रहेंगे, कुछ भी हो जाए वो माला नहीं छोड़ सकते। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और बांके बिहारी जी के जो मंदिर थे वहाँ के दर्शन करते हैं, फिर आगे निकलते हैं।
तो वहाँ पर यमुना घाट पड़ता है। यमुना घाट में इन्होंने एक डिसीज़न लिया कि जब 2 बड़े लड़के बाहर माला जप करेंगे तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यमुना स्नान करेंगे, और यमुना स्नान करने के लिए वो नीचे उतरते हैं। यमुना स्नान थोड़ा थोड़ा करने के बाद फिर जो आलोक पांडे सबको आवाज़ लगाते कि चलो भाई हमें निकलना है यहाँ से। तभी देखते हैं आगे कुछ लोग खड़े हैं जिन्होंने उस रास्ते को बंद कर रखा था। हालांकि वो रास्ता टेम्पररी बेसिस पे बंद था। तो आलोक पांडे उनसे पूछते भी हैं कि क्या हुआ, आपने रास्ता क्यों बंद किया, हालांकि माला जाप जो है वो चलता रहना चाहिए। तो वो लोग बताते कि आगे भीषण बारिश हो रही है और आपको इसी टाइम वापस जाना चाहिए क्योंकि आगे के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आलोक ने इनकी बात नहीं सुनी। आलोक ने बताया कि हम परिक्रमा पर निकले हैं और अगर मेरी माला जाप अगर दिक्कत होगी तो आप सबको भी दिक्कत होगी। ये देखने के बाद, ऐसी श्रद्धा देखने के बाद कोई कैसे ही सामने आएगा। उन लोगों ने रास्ता खोल दिया और ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जिस स्पीड से ये लोग आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और सीधा केशी घाट के पास ये पहुंच गए। केशी घाट जो वृंदावन का सबसे ज़्यादा माननीय और सबसे ज़्यादा पूजनीय घाट है, वहाँ पर ये लोग पहुँचे। पहुंचने के बाद थोड़ा सा वहाँ पर ये विश्राम करना चाह रहे थे क्योंकि बारिश की जो बूंदें थी वो सीधा आंखों में लग रही थी। अब ऐसे टाइम पे अगर भगवान आपकी परीक्षा ना ले तो कैसे हो सकता है। परिक्रमा अगर इनकी सफल हो जाती है तो सब कुछ बहुत बेहतरीन होता है ज़िंदगी में, कहा जाता है। आलोक अपने पीछे सबको लेके चल रहे थे। केशी घाट पे थोड़ी देर रुकते हैं और उस टाइम पर जो बच्चे थे वो कहते हैं कि हमें केशी घाट में भी स्नान करना है। ये सुनने के बाद वहाँ पर आलोक जो है इस चीज़ को सुनने के बाद बोलते कि ठीक है, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना और जितने भी है पास रहना। तो सबसे पहले एक युवराज नाम का लड़का, जो मैंने आपको बताया 12-14 साल का रहा होगा, वो पानी में उतरता है। उस टाइम पर आगे पीछे दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ एक भिक्षा मांगने वाला एक इंसान वो जो कपड़ा लपेट के बैठा था, उसकी नज़र सीधा केशी घाट पर थी। तो जैसे ही युवराज पानी में उतरते हैं, युवराज अचानक से चिल्लाना शुरू करते कि आलोक भैया मुझे कोई खींच रहा है, भैया मेरे को ऐसा लग रहा है जैसा मुझे कोई खींच रहा है। अब आलोक ना तो माला छोड़ सकते थे ना ही कुछ बोल सकते थे। तो बड़े वाले जो थे वो भी माला जप कर रहे थे। तो क्या हुआ, जो बाकी 2 लड़के थे पीछे के, वो प्रयागराज के थे। उनका सीधा जो घर था वो संगम घाट के पास था, तो वो तैराकी में बहुत तेज थे। वो दोनों लड़के सीधा पानी में कूदे और ये अपनी आंखों से देख रहे थे केशी घाट के अंदर। आलोक के जो बड़े भैया थे वो देख रहे थे कि कैसे युवराज 2 सेकंड के अंदर पानी में एक तरफ से लेकर दूसरे तरफ सीधा खींचे चले गए, जैसे सही में किसी ने उनका पैर पकड़ा और खींच रहा है। पानी में उतरे तीनों लड़के डूबने लग रहे थे और यहाँ पे आलोक पांडे जो थे वो खड़े होके आंखें फाड़ के बस ये चिल्ला रहे थे कि कोई हमारी मदद करो, कोई हमारी मदद करो। चौथा जो इनके साथ एक विद्यार्थी था गुरुकुल का, वो भी सीधा पानी में छलांग लगाते। अब वहाँ 4 लड़के थे जो डूब रहे थे। ये सुनने के बाद वहाँ जो भिक्षा मांगने वाला इंसान था वो सीधा खड़ा होता है, अपने पूरे कपड़े उतारता है, सिर्फ अंडरवेयर वहाँ पे छोड़ देता है, एक सिर्फ जिससे उसकी इज्जत बच सके। पूरे कपड़े लपेट के और सीधा पानी में फेंक के मारता है और एक एक करके 4 बच्चों को बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद आलोक के सांस में सांस आई और उसे लगता है कि अब मैं इन्हें सीधा लेके जाऊँगा, कहीं पर स्नान नहीं करवाना, सीधा हम गुरुकुल जाएंगे, क्योंकि अगर कुछ भी इन बच्चों को हो जाता तो आज आलोक की बहुत बड़ी क्लास लगने वाली थी। हालांकि वृंदावन जैसी जगह पे किसी को क्या ही हो सकता है, लेकिन दिमाग में 10 तरीके के ख्याल आते हैं। आप जानते हैं इंसान से क्या ही चीज़ छुप सकती है और क्या ही चीज़ बच सकती है। चाहे आप कहीं भी हो, नेगेटिविटी तो वहाँ पर चलती ही है। तो थॉट्स जो आलोक के आए वो इसी तरीके से आए थे कि भगवान ने अच्छा करा कि कुछ होने नहीं दिया। तो ये उस इंसान के पास जाते जो वहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए बैठे हुए थे। उस इंसान को बोलते कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सहपाठियों को, विद्यार्थियों को बचा लिया। तो वो जो इंसान था उसके चेहरे पर एक गुस्सा था कि तुमने ये जो परिक्रमा करनी है चुपचाप क्यों नहीं करी, ये किस तरीके का ढोंग है जो तुम केशी घाट पे कूद रहे हो, यमुना घाट पे कूद रहे हो। तो जो आलोक थे वो समझ गए थे कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्से में, तो इन्होंने उससे कुछ भी नहीं कहा। तो ये सीधा परिक्रमा करते करते आगे बढ़ने लगे। अब इनका जो रास्ता था वो 7 किलोमीटर का रह गया था। 7 किलोमीटर ये पैदल चलते घाट बराबर परिक्रमा करते सीधा गुरुकुल के अंदर एंट्री लेते हैं। जब ये गुरुकुल में आते हैं तो वहाँ पर सीधा 3री मंजिल पर जाते हैं। गुरुजी को इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि एक्चुअली में भी हुआ क्या है। पिछले 1 आधे घंटे या 2 घंटे के अंदर गुरुजी भी अपने ध्यान में बैठे हुए थे। चुपचाप ये पीछे से गए और कैसे ही लाइन वाइज ये निकले होंगे आप खुद समझ सकते हो। सबसे बड़ा, फिर आखिरी में सबसे छोटा, 8 जने मिलके ये 3री मंजिल पर जाते हैं, जहाँ पर इन्होंने अपने कपड़े बदले। कपड़े बदलने के बाद वहाँ पे शांति सी थी। 7:30-8 बज रहे थे शाम के और सब ये दिमाग में सोच रहे थे कि एक्चुअली में आज इनके साथ हुआ क्या है। क्या ये सही में इनके दिमाग की उपज थी, कोई हेल्यूसिनेशन, कोई कुछ ऐसा हुआ था, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जो शायद इनकी सोच के परे था। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आलोक पांडे की मदर के बारे में बता देता हूँ। आलोक पांडे की मम्मी जो है वो श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है। उनकी जो दादी थी आलोक पांडे की,
उनके अंदर देवी आती थी, और जब आलोक पांडे की दादी खत्म हुई तो वही चीज़ इनकी मम्मी के साथ होने लगा। तो इनकी मम्मी को घर बैठे पता चल जाता था कि किसके साथ, आसपास वालों के साथ क्या हो रहा है। तो उनकी मम्मी को पहले ही पता चल गया था कि आलोक जिस परिक्रमा पे निकले हैं उस परिक्रमा में युवराज के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। लेकिन उस टाइम पर ये सारे भीगे हुए आए थे, तो उस टाइम पर किसी ने भी अपने घर पे फ़ोन नहीं करा। ये सारे के सारे आते हैं, कपड़े बदलते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं और उससे पूछना शुरू करते हैं कि युवराज सच सच बता, उस टाइम पर क्या हुआ था बेटा तेरे साथ। युवराज जो बैठा हुआ था वो अपना सर साफ करके बैठते हैं और अचानक से ऊपर देखते हैं और चिल्लाना शुरू करता है, आलोक भैया वो आ गई, आलोक भैया, भैया वो आ गई, वो मुझे मार देगी भैया, आलोक भैया मुझे बचाओ भैया, देखो वो रही। आलोक और जितने भी वहाँ लड़के बैठे थे एक बारी को तो वो बुरी तरीके से सहम गए। उन्होंने हर तरफ नज़र मारी, उन्हें कोई भी नहीं दिखा। लेकिन फिर जिस तरीके से वो जो लड़का था युवराज चिल्लाने लगा, भैया वो रही, देखो भैया वो आ रही है, मेरे तरफ चल चल के आ रही है भैया, वो मुझे मार देगी। आलोक ने आंख बंद करी, अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को याद करा और जैसे उस तरफ मुड़ के देखा उन्हें कोई परछाई दिखी। उन्हें ऐसा लगा सफ़ेद कपड़े में कोई तो थी जो अचानक से आते आते गायब सी हो गई। उसी टाइम पर ये सारी घटनाएं हो रही थी और इनकी समझ से परे हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी एक ऐसी चीज़ हुई जिस पे आप भी भरोसा करने से पहले 10 बार सोचेंगे। अब ये सब कुछ जब इन सब लोगों के साथ हो ही रहा था तीसरी मंजिल पे, एक बारी तो आलोक के दिमाग में आ रहा था कि मैं गुरुजी को बता दूं। फिर दूसरी तरफ उनके दिमाग में आ रहा था कि अगर मैंने गुरुजी के दिमाग में ये बात डाल दी कि आज ऐसा ऐसा हुआ है और युवराज के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो वो हमें कभी भी गुरुकुल से बाहर नहीं जाने देंगे। बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी एंट्री बैन हो जाएगी। इन्होंने क्या करा, दिमाग लगाया और बार बार ये सारे के सारे अपने अपने मंत्र शुरू करते हैं। कोई भागवत मंत्र पढ़ता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई वैष्णो मंत्र पढ़ता है। सब अपनी आरती और चालीसा में लग जाते हैं। तभी ऋतिक थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, वो अपने कमरे में भागे भागे जाते हैं और वहाँ से भभूत उठा के लाते हैं और भभूत सीधा युवराज के सर पे लगा देते हैं। युवराज के जैसे ही सर पे भभूत लगती है युवराज वहाँ बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर में युवराज जैसे ही होश में आते हैं फिर वो एक्चुअली में पोजेस हो चुके थे। एक एंटिटी उनके अंदर घर कर चुकी थी जो फीमेल एंटिटी थी, और वो एकदम से सामने आई और एक ही बात बोली कि ये भभूत क्या बचाएगी इसे मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। ये अपने कर्मों से कभी मुक्त नहीं हो सकते, इन्हें जाना होगा मेरे साथ। पहले इसकी माँ और अब ये, इन दोनों को मैं ख़त्म कर दूंगी। ये सुनने के बाद जैसे ऋतिक जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और सब बहुत डरे हुए थे। लेकिन ऋतिक ने क्या करा, जैसे युवराज बैठे हुए थे तो ऋतिक ने सीधा छाती पर लात मारी युवराज के और युवराज उसी टाइम गिरे और बेहोश हो गए। ये लोग कुछ समझते मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे। आपस में जैसे बातचीत होती है 4 लोगों की नुसपुस करके, अचानक से युवराज फिर दोबारा खड़े होते हैं और फिर दोबारा चिल्लाना शुरू करते हैं कि लेके जाऊंगी, नहीं छोड़ूंगी इसे, कुछ भी हो जाए इसकी माँ और इसे मैं ख़त्म कर दूंगी। अब इसका वक्त आ गया है, इसे जाना होगा मेरे साथ, कोई भी नहीं बचा पाएगा तुम में से। अब ऋतिक को फिर दोबारा गुस्सा आया। ऋतिक ने क्या करा, पूछना शुरू करा कौन है तू, कौन है और इस बच्चे के अंदर क्यों आई है। जब ये सब कुछ चल रहा था तभी आलोक को कुछ अजीब सा नजर आया। आलोक को एकदम से याद आया कि उनकी मम्मी ने हमेशा एक बात बोली थी कि अगर तुम्हें कोई भी जख्म हो जाए, कभी भी चोट लग जाए, तुम वृंदावन में हो तो वहाँ की मिट्टी लगा लेना, उस लेप को लगाने से तुम्हारी सारी आफत हट जाएंगी। फुल स्पीड में आलोक उठते हैं और वहाँ पर आसपास जहाँ भी पानी का टैप था वहाँ जाते बाल्टी लेते हैं। जितनी भी आंधी के टाइम पे मिट्टी आई थी वो उठाई, पानी में मिलाई और युवराज के शरीर पर मली और थोड़ी अपने शरीर पर भी लगा ली। वो मिट्टी लगाते ही जो लेप लगाए युवराज एकदम से बेहोश हो गए। फिर 5 मिनट बाद वो होश में आते हैं युवराज और बोलना शुरू करते हैं कि ये लेप क्या बचाएगा, तुम्हें क्या लगता है लेप बचा लेगा, तुम सबको मैं लेके जाऊंगी, बीच में मत आओ, अभी भी बोल रही हूँ, इस लेप को हटा दो, ये बहुत जला रहा है मुझे। और ये बोलने के बाद फिर दोबारा युवराज बेहोश हो गया। सारे बुरी तरीके से घबराए हुए थे। ऐसे टाइम पर आप कहीं भी हो, कोई भी हो, एक बारी को तो दिल में धक्का लग जाता है। और इनकी उम्र क्या ही रही होगी, 17, 16, 15, 14, 13, 12 साल। छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा बच्चा, 17, 18 साल से कोई भी ऊपर नहीं था। इस गुरुकुल में क्या क्या बीत रही थी ऊपर से नीचे किसी को भी कोई आइडिया नहीं था, किसी को कोई आभास नहीं था कि क्या चल रहा है। ये बच्चे सारी चीज़ें अपने आप खुद संभाल रहे थे। धीरे धीरे इन्होंने अपनी मंत्र चैंटिंग शुरू की, हर किसी ने अपनी मंत्र चैंटिंग शुरू की। तो युवराज एकदम से होश में आते हैं और बोलते क्या हुआ, क्या हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ, मुझे किसी ने मारा है क्या, मेरी छाती में इतना दर्द क्यों हो रहा है। तो ऋतिक आके बोलता है कि तू बहुत देर से नाटक कर रहा था ना, क्या मिला नाटक करके, तू क्या चाहता है कि हमारा बाहर निकलना बंद हो जाए तेरी वजह से। एक तो इन बच्चों को लेके गए हम अपने साथ, ऊपर से ये सब कुछ करने लग रहे हैं, नाटकबाज कहीं का। आलोक और उनके जो बड़े भैया थे सबको शांत करवाते हैं और बोलते हैं कि मुसीबत टल चुकी है, अब इन सब चीज़ों को ख़त्म करो। ये लोग अपना खाना उठाते हैं, एक एक करके खाना लेके आते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं। तो उस टाइम पर आलोक और ऋतिक और जो बड़े भैया थे वो एक चीज़ देख रहे थे कि जैसे युवराज नॉर्मली अपनी डाइट लेते थे, जो डेली बेसिस पर खाना खाते थे, बहुत कम खाया युवराज ने उस दिन।
और युवराज एक कोना पकड़ के बैठ गया और धीरे धीरे एक दूसरे को घूरने लगा, जैसे कभी आलोक को घूर रहे हैं, कभी ऋतिक को घूर रहे हैं, कभी बड़े वाले भैया को घूर रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखकर फिर दोबारा ऋतिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। ऋतिक उठते हैं और पास जाके घुमा के लात मारते हैं और यही बोलते हैं कि तू क्यों कर रहा है, तू ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है ना, क्या मिल रहा है तुझे ये सब कुछ करके। इसके बाद जो चीज़ें होने वाली थी वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी और इस बारे में किसी को कोई भी आइडिया नहीं था। इस बार जब ऋतिक ने मारा तो ऐसा लगा जैसे सही में इस बार युवराज को बहुत तेज चोट लगी थी। तो आलोक ने अपनी तरफ से बोला, अरे यार वो बच्चा है, उसको क्यों मार रहे हो। तो ऋतिक ने बोला कि भैया अगर ये ऐसे ही करता रहा ना तो गुरुजी तक बात चली जाएगी और आपको नहीं पता गुरुजी हमारा निकलना बिल्कुल बैन कर देंगे, हम कल से बाहर भी नहीं झाँक पाएंगे अगर उन्हें पता चला कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये चोट लगते ही जो युवराज थे वो एकदम से बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे शरीर ने जान छोड़ दी हो। आलोक बहुत ज़्यादा डरते हैं और उनको ये याद आता है कि परमिशन मैंने ही ली थी। तो ये भागते हैं आलोक सीधा अपने कमरे में और वहाँ से कपूर और लौंग लेके आते हैं, उनमें आग लगाते हैं एक दिए के अंदर और उसका जो धुआं होता है अपने ईष्ट को याद करना शुरू करते हैं, कृष्ण भगवान को, और इनकी नाक के अंदर युवराज के धुआं डालना शुरू करते हैं। तो युवराज एकदम से होश में आते और बोलना शुरू करते हैं, भैया क्या हुआ, सब ठीक है भैया। इधर आलोक बहुत मुश्किल से जैसे जान में जान वापस आती है ऐसा महसूस करते हैं और आलोक उठते हैं, बोलते बेटा चल अब सोते हैं। युवराज को जितना मारा गया था उनके शरीर पे निशान थे चप्पलों के, पैरों के, तो उन्हें निलाया जाता है और निलाने के बाद उनको आराम से सुला दिया जाता है। सब सो जाते हैं, लेकिन जैसे आप जानते हैं माहौल बाहर कैसा हो रहा था, बिजली कड़कड़ा रही थी और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो इनके कानों तक वो बिजली कड़कड़ाने की आवाज़ आ रही थी। और आप कितनी ही महारत हो, लेकिन जब बिजली कड़कड़ाती है तो उसकी आवाज़ आपको कपकपाने पर मजबूर कर देती है। आलोक के साथ और उनके पूरे सहपाठियों के साथ कुछ ऐसे ही हो रहा था, जैसे ही बिजली कड़कड़ाती एकदम से ये सारे बुरी तरीके से डर के हिल जाते। मुश्किल से 10:30 बजे होंगे जब इनकी आँख लगी और 12:30 बजे एक बिजली कड़कड़ाने से आलोक की आंख खुलती है और आलोक मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि अभी तक जो युवराज उनके बगल में सो रहा था वो वहाँ से गायब हो चुका था। अब आगे जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ थोड़ा सा दिल थाम के सुनिएगा। आलोक ने बताया कि भाई एक बार अगर हमारा गुरुकुल बंद हो गया ना, ये मान लीजिए कि उसकी ऐसी व्यवस्था कर रखी है गुरुकुल की कि ना कोई बाहर आ सकता ना अंदर जा सकता। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि युवराज गया कहाँ था युवराज। आलोक ने सबको उठाया और सब इधर उधर देखना शुरू करते अलग अलग कमरे में। आलोक की आंखों में आंसू थे, सारे लोग वहाँ पर भावुक हो रखे थे कि युवराज रातों रात 12:30 बजे कहाँ गायब हो गया। सब बुरी तरीके से डरे हुए थे। ऐसे में आप कितने ही विराट हो, कितने ही युवराज हो, कोई भी शहर के राजा हो, लेकिन जब एक इंसान आपके सामने से गायब हो जाए तो पैरों तले ज़मीन वैसे ही खिसक जाती है। आलोक इस टाइम पर बहुत बुरी तरीके से डरे हुए थे और उनके दिमाग में एक ही आवाज़ आ रही थी कि बेटा छत पे जा, बेटा छत पे जा, छत पे जाके देख। तो आलोक वहाँ पर खड़े होते हैं और 2-3 जनों को बोलते हैं कि मेरे साथ कोई छत पे चलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे युवराज छत पे है और वो कुछ गलत करने वाला है। ये अपने आप को तुर्रम खा तो समझ रहे थे, लेकिन इनके पैर सीढ़ियों पर चढ़ने को तैयार नहीं थे। जैसे बड़े भैया और ऋतिक बोल रहे थे ना, भैया चलो ना, हम चल रहे हैं आपके साथ, चलो ना ऊपर चल के देखते हैं। लेकिन आलोक ने बताया कि अक्षय भाई मेरे पैर ठर्रा रहे थे, मैं चलने से पहले 100 बार सोच रहा था कि ऊपर कोई गलत ना हो रखा हो, कुछ गलत ना हो रखा हो, मतलब कोई गलती ऐसी ना हो जाए जिससे सबको भुगतना पड़ जाए। ये मरे मरे पैरों से डरते डरते ऊपर पहुंचे और इन्होंने जो चीज़ देखी इनकी रूह कांप गई। इन्होंने देखा छत पे टंकी के ऊपर जो युवराज था वो बैठा हुआ था और अपने पैर हिला रहा था। आलोक ने ये चीज़ देखी। आलोक की आगे पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं हुई कि उन्होंने देख क्या लिया है। आलोक धीरे धीरे आगे जाते हैं, ऋतिक और बड़े भैया का हाथ पकड़ के। बड़े भैया पूछते हैं पैर हिला के, ए लड़के क्या हुआ तुझे। युवराज बेटा, युवराज नीचे आ जा। युवराज ने किसी की तरफ नहीं देखा। ये तीनों आवाज़ मारना शुरू करते हैं, युवराज युवराज नीचे आ जा, युवराज तू गिर जाएगा। ऊपर से जो बारिश आ रही थी, जो बारिश के साथ साथ वहाँ बिजली कड़क रही थी, वो इनको बुरी तरीके से डरा रही थी। अब इस टाइम पे जैसे आलोक को एक अजीब सा ही गुस्सा आया। आलोक आगे बढ़ते और एकदम से बोलते हैं, युवराज नीचे आ रहे हैं या मैं आऊँ। एक बिजली कड़कड़ाई। आलोक ने बताया कि अक्षय भाई इस सीन को ना आप इमेजिन करना, उस लड़के का रंग ना सांवला था और वो हमें दिख नहीं रहा था अंधेरे में, क्योंकि लाइट की व्यवस्था तो वैसे ही नहीं थी। जब बिजली कड़की ना, उस लड़के ने जैसे ही मेरी तरफ देखा, आलोक ने बताया कि भाई जैसे ही युवराज ने मेरी तरफ देखा मैं 4 कदम पीछे हो गया। मैं इतनी बुरी तरीके से डरा, मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं सच बता रहा हूँ कि मेरा टॉयलेट निकल जाता, मैं इतनी बुरी तरीके से डरा था। मैंने इनको बोला भाई इसे उतारो, इससे पहले कूद जाए ऊपर से। और किसी भी वक्त युवराज वहाँ से कूदने वाला था, तभी ऋतिक थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हैं, थोड़ी सी हिम्मत आलोक दिखाते हैं, बड़े भैया दिखाते हैं, और ये सीधा सीढ़ियों पे से चढ़ के टंकी पे से खींचते हुए युवराज को और सीधा ज़मीन पे दबा के बैठ जाते ऊपर। ज़मीन पे दबाने पर जैसे नीचे जो खबरें पहुंची थी कि भैया ऊपर कोई दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, जितने भी लोग वहाँ पे थे, जो फ़ोन अपने घर पे मिला सकते थे, सब ने मिलाया। ये
दबोच के युवराज को नीचे लेके आए, क्योंकि युवराज बहुत बुरी तरीके से पोजेस हो चुका था। युवराज को जब नीचे लेके आए तो उसी पोजीशन में दबा के रखा। युवराज वहाँ पर अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था, पता चल रहा था कि ये पोजेस है। जो बड़े भैया थे उन्होंने अपनी जानकारी में एक तांत्रिक को फ़ोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन रात के 1-2 बजे कौन ही फ़ोन उठाएगा। किसी एक जने ने भी फ़ोन नहीं उठाया और ये करते करते युवराज बेहोश हो गया। सुबह 6 बजे सबसे पहले आलोक की मम्मी का फ़ोन आता है और आलोक उनको बताना शुरू करते हैं। उससे पहले मम्मी बता देती कि बेटा जो तुमने देखा है वो सच है। आलोक घबराए हुए थे कि मम्मी को कैसे पता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आलोक की मम्मी के पास ये सिद्धियां हैं, वो चीज़ें देख के बता देती है। तो उनकी मम्मी ने बताया कि इनके पूर्वजों में किसी से कोई गलती हुई थी, जिस वजह से जो युवराज है उनकी मम्मी की डेथ हुई। अब वो जो एंटिटी है वो युवराज को लेने आई थी, लेकिन तुम इतने पवित्र जगह पर हो जहाँ पर वो एंटिटी आ तो पाई लेकिन कुछ कर नहीं पाई। श्री कृष्ण ने उसे कुछ करने ही नहीं दिया। वृंदावन में जो जो चीज़ें हुई वो चीज़ें वहीं शुरू हुई और वहीं ख़त्म हो गई। वो जो एंटिटी आई थी वो चुपचाप युवराज को ले जाना चाहती थी रात के साये में जब सब सो रहे थे, लेकिन ये तो वृंदावन नगरी की बस एक कथा है जो ऐसा जादू फैलाया वहाँ पर उन सब चीज़ों ने। जो जो चीज़ें वहाँ की माननीय हैं, बहुत ज़्यादा पूजनीय है, मतलब वो जो एंटिटी थी वहाँ पर जो आई थी वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। और श्री कृष्ण ने उस आश्रम के बच्चों को, आलोक को, सबको बचा लिया। तो जो मम्मी जी थी उन्होंने ये बोला कि आप एक काम करना, अपने गुरुजी को सब सच बता देना कि रात को क्या हुआ था, क्योंकि एक बारी को पूजा पाठ करवाना पड़ेगा। वो एंटिटी फिर इसे लेने आएगी जब ये वृंदावन से बाहर निकलेगा। हम हमेशा ये चाहते कि ऐसा कभी किसी के साथ कुछ ना हो, लेकिन जब हम कलयुग की बात करते हैं तो कलयुग का मतलब है कि एंटिटीज़ का प्रवेश जिस तरीके से तीर्थ जगहों पर हो रहा है, हम हमेशा ये सुनते आए हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी के कुछ ना कुछ आसपास मंदिरों के पास भी चीज़ें हो रही हैं। मतलब एंटिटीज़ एक्टिवेट है। आप एक चीज़ को समझिए, जब हम बात करते हैं डायन की, तो डायन तो एक औरत के रूप में है जो बलि देती घूमती है और जो लौंग तोड़ के इंसानों को मार देती है, या ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाती है जैसे यहाँ से बस उसने बोला और वहाँ पर इंसान की जान चली गई। तो आप सोचिए क्या वृंदावन में किसी डायन का रहना बहुत मुश्किल है। हालांकि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं चाहता, मेरी भी आस्था उतनी है एज अ ब्राह्मण जितनी आपकी है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक सतर्क करने का है। जैसे मेहंदीपुर बालाजी है जहाँ पर उतारे किए जाते हैं, वहाँ पर दूसरी मान्यता ये भी है कि वहाँ का दिया किसी का कुछ खाना मत। क्यों? क्या बालाजी वहाँ पर किसी को रोंद नहीं सकते, किसी आत्मा को? लेकिन इंसान की गलती उसे हमेशा पश्चाताप की तरफ लेके जाती है। और हमेशा मैं जो आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कृपया करके अपना इतना ध्यान रखें कि अपने को कुछ होने ना दे। हमेशा अपने साथ हनुमान चालीसा रखें, अपने भगवान को, अपने इष्ट को, अपने कुल देवी देवताओं को, पितरों को पूजिए जितना ज़्यादा हो सकता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कंक्लूजन में यही हमेशा निकल के आते हैं कि आपकी भक्ति ही आपकी शक्ति है और हमेशा भक्ति की शक्ति की जीत होती है। भगवान के आगे हमेशा अंधेरा मुश्किल में रहता है, हमेशा कमज़ोर पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से इंसान आज नेगेटिविटी की तरफ जाता जा रहा है, जिस तरीके से मुँह माया में फंसता जा रहा है, क्या आगे जाके भगवान का नाम लेकर वो बच पाएगा? अगर आप 90% नेगेटिव हो तो क्या 10% पॉजिटिव आपको बचा सकता है। लेकिन उस 10% को उस टाइम पर 100% बनाने में आपकी योग्यता होगी। जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी बताते आए हैं वृंदावन में रह के कि किस तरीके से जो है अपने आप को आप पॉजिटिव रख सकते हैं। और हमेशा से बोलते आए कि वो हमारे साथ है, तो हम तो हमेशा से मानते आए हैं कि जब भी हमें बड़े बुजुर्गों की ज़रूरत होती है तो बस आपको सारे देवी देवता भगवान सब मिलेंगे जो आपकी रक्षा के लिए खड़े होंगे। बस आपकी वो आस्था होनी चाहिए कि आप उन तक पहुँचे, उनके कदम छुए और उनको माने। आखिरी में आके हमारी सब्सक्राइबर से क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि ऐसे रियल इंसिडेंट आपके सामने लेके आने, फिर कमेंट पिन करवाना बहुत मेहनत लगती है भाई। बस इतनी सी रिक्वेस्ट होती है कि यार हमारा मोटिवेशन बढ़ाए रखो। इसके बाद हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, और वो जो चैनल है प्रॉपरली उसकी यूएसपी, मतलब उसकी तो एकता ही यही है कि सबसे अलग उसे क्या बनाते हैं कि हम गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर को भी चांस दे रहे हैं कि वो आए और अपनी आप बीती बताएं। कभी आपने किसी से कुछ सुना हो, किसी के साथ कुछ हुआ हो, आके आप बता सकते हो उस चैनल पे। पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। अगर आप उस चैनल के सदस्य बनना चाहते हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए उस चैनल की। उसके बाद व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि हम आना चाहते हैं, अपना पूरा किस्सा बताना चाहते हैं। तो आपको एक बार रिकॉर्डिंग रिव्यू करने के बाद बुलाया जाएगा। उसके बाद कैमरे के सामने हम बैठेंगे, जनता के लिए कुछ ऐसे किस्से निकालेंगे जहाँ से वो अवेयरनेस ले पाए, ताकि किसी की गलती किसी के लिए सीख बन पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई अगर पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ और आप चाहते हो उसे मैं अपनी आवाज़ में नैरेट करूँ तो पूरी प्रक्रिया सेम है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है। इसके बाद इंस्टाग्राम यूट्यूब को ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, जितना ज़्यादा हो सके प्यार दीजिए। उस प्यार की हमेशा ज़रूरत रहती है हमें।
माँ बाप का ध्यान रखिए, नाना नानी भाई बहन सारे जितने भी ताया ताई हैं सबका ध्यान रखिए। बस किसी का दिया लेना नहीं है, खाना नहीं है। हमेशा भाई बहनों को साथ रखिए, अच्छी राय दीजिए, खुद को बेकार की संगति से बचाइए। माँ बाप के अलावा आपका कोई नहीं है। दादा दादी, नाना नानी, जितना ज़्यादा हो सके बुज़ुर्गों की सेवा कीजिए। उनका एक आशीर्वाद आपको किसी भी सीढ़ी पर लेके जा सकता है। आखिरी में आके यही कहूँगा, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। तो जो ऋतिक नाम का लड़का था वो खींच के उसके छाती पे फेंक मारे, बहुत खींच के, बहुत ज़ोर से उसकी छाती पे फेंक मारी। वैसे तो रात के अंधेरे में हमको दिखा नहीं, लेकिन दिखा कैसे, जो बिजली अचानक से एकदम तेज चमक में चमकी, तो बिजली का प्रकाश, जो बिजली की रोशनी है उसके चेहरे पे पड़ी। ये एंटिटी पहले उसकी मम्मी के ऊपर थी। जब इस एंटिटी ने उसकी मम्मी को खा लिया, जब उसकी मम्मी को ख़त्म कर दिया, और तो वो एंटिटी इसके ऊपर आई थी और इसके ऊपर आके समय का इंतज़ार कर रही है।